हेलो एवरीवन। कल हम लोगों ने जो इतिहास पढ़ा था, अब हम उसके आगे का इतिहास पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि इतिहास क्या है, इतिहास की जानकारी के स्रोत देखे थे, इतिहास का विभाजन किया था और भारत की प्रमुख भाषाएं हम लोगों ने पढ़ ली थी। अब भारत की प्रमुख भाषाओं के आगे हम आज पढ़ेंगे। हमारे देश का नाम भारत है। कभी कोई हिंदुस्तान कहता है, कोई इंडिया कहता है। इन सब नामों को हम देखेंगे। आज हम देख रहे हैं भारत के विभिन्न नाम। भारत के विभिन्न नाम। हमारे देश को किन किन नामों से जाना जाता है, किसने भारत को क्या नाम दिया है, ये हम देख रहे हैं। नंबर 1, ऋग्वेद में हमारे देश का नाम, ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जाति का उल्लेख हुआ है। और इसी जाति के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जाति, या कुछ लोग इसको कबीला कहते हैं, ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत कबीले का उल्लेख हुआ है और इसी जाति या कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत कबीले का उल्लेख हुआ है और इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। कुछ लोग दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत मानते हैं। तो भारत के विभिन्न नाम में पहला तो यह है कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत कबीले का उल्लेख हुआ है और इसी कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। अब कुछ लोग मानते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत ये भी आ रहे थे, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। और पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। पुराण हमारे जो है उसमें हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप मतलब, जम्बू का मतलब होता है जामुन, तो जामुन के वृक्षों के कारण हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। पुराणों के अनुसार हमारे देश का क्षेत्र उस जगह पर था जहां पर जामुन के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते थे, इसलिए पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम हमारे देश का नाम अशोक के अभिलेख में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप ही है। तो अशोक का जो अभिलेख है उसमें हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप ही है।
चौथा, भारत नाम का सर्वप्रथम उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। भारत नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। तो इस प्रकार भारत के विभिन्न नाम हैं। पहला तो भरत कबीले के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। दूसरा, दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है। अशोक के अभिलेखों में भी हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप ही है। भारत नाम का सर्वप्रथम ऐतिहासिक उल्लेख खारवेल एक राजा थे, उनके हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। इस तरह भारत के हमने कुछ नाम देखे, अब आगे और देख रहे हैं। तो पहला तो था कि पुराणों में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप है, और पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भारतवर्ष लिख दिया गया है। पाणिनि का जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है उसमें हमारे देश का नाम भारतवर्ष लिखा हुआ है, और आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी है। आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा है। आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त भी था। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भारतवर्ष दिया गया। आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। चीनी लेखकों ने भारत का नाम सियूकी दिया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमारे देश का नाम भारतवर्ष दिया गया, और आर्यों की उपस्थिति के कारण हमारे देश का नाम आर्यावर्त पड़ा था। चीनी लेखकों ने भारत का नाम सियूकी दिया है। इस तरह से भारत के विभिन्न। इसके आगे हम लोग देखेंगे भारत इतिहास का एक अन्य तरह से भी विभाजन देखेंगे। कल हम लोगों ने दो तरह से विभाजन देखा था, एक प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, और उसके बाद हमने देखा था पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। आज हम इतिहास का एक अन्य तरह से विभाजन देख रहे हैं, भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास को अन्य तरह से भी बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास को अन्य तरह से भी तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। तो
पहला है प्रागैतिहासिक काल। यह इतिहास का ऐसा कालखंड होता है जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यह इतिहास का ऐसा कालखंड है यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। तो पढ़ना लिखना नहीं जानेगा तो हमको इनके बारे में कैसे पता चलेगा? ऐसे ही पता चलेगा कि उस जमाने में उन्होंने जो भी हथियार औजार बर्तन वगैरह छोड़े होंगे उन्हीं को देख के हम अंदाजा लगाएंगे कि क्या है। इस काल के मानव के बारे में जानकारी, इस काल के मानव के बारे में जानकारी उसके द्वारा छोड़े गए औजारों बर्तनों आदि से मिलती है। इस काल का मानव सभ्य भी नहीं था। सभ्य किसी इंसान को सभ्य तब कहा जाता है जब वो पढ़ा लिखा हो। कोई अगर पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसको सभ्य नहीं माना जाएगा। तो इस काल के मानव असभ्य था। इस काल का मानव असभ्य था। इस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत मुख्यतः पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल को रखा जाता है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आते हैं। ताम्र पाषाण काल आते हैं। तो भारतीय इतिहास को तीन तरह से बांटेंगे। इसमें पहला है प्रागैतिहासिक काल। यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। पढ़ना लिखना इसको कुछ नहीं पता है। इस काल के मानव के बारे में जानकारी उसके द्वारा छोड़े गए औजारों बर्तनों आदि से मिलती है। इस काल का मानव असभ्य था। सभ्य उसी को आ जाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। इस समय लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। इसके अंतर्गत दो कालों को पढ़ेंगे हम लोग इतिहास के, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। अब दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल यह इतिहास का वो ऐसा कालखंड है जब मानव लिखना पढ़ना तो जान गया था, लेकिन उसने ऐसा लिखा है कि वो हमारी समझ में नहीं आता। मतलब वो पढ़ने से बाहर है। तो यह इतिहास का ऐसा कालखंड है, यह इतिहास का ऐसा कालखंड है यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव लिखना पढ़ना जान गया था। अर्थात मानव ने लिपि का विकास कर लिया था। लिपि का विकास कर लिया था। लिपि का विकास कर लिया था। परंतु उस लिपि को पढ़ा नहीं जा सका है। उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है।
पढ़ा नहीं जा सका है। इस काल की लिपि गूढ़ तथा अपर्याप्त है, गूढ़ तथा अपठनीय। तो दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव लिखना पढ़ना जान गया था, अर्थात मानव ने लिपि का विकास कर लिया था। लिपि का विकास करेगा तभी लिखना पढ़ना जानेगा, परंतु उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। कोई अभी तक इतिहासकार इस लिपि को पढ़ नहीं सके हैं। इस काल की लिपि गूढ़ तथा अपठनीय है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक काल को रखा जाता है, तथा वैदिक काल आते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत दो को रखा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। कुछ लोग कहते हैं कि वैदिक काल के तो हमको ग्रंथ मिलते हैं, इसको क्यों आद्य ऐतिहासिक काल में लिखा, इसको तो हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं वो गुप्त काल में लिखे गए, ये बहुत बाद के हैं, वो पुराने समय के नहीं है। तो रियल की जो जानकारी है वो हमें ग्रंथों से नहीं मिलती है। जो भी है उस समय के ऋग्वैदिक काल के कोई भी ग्रंथ नहीं है वैदिक काल के, इसलिए वैदिक काल को भी आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत गिनते हैं। अब तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। तीसरा काल है ऐतिहासिक काल। तो आद्य ऐतिहासिक काल तो ऐसा था जिसमें हम लोग मानव ने लिखना तो शुरू कर दिया, पर उसको हम लोग आज तक समझ नहीं पाए। लेकिन ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जब मानव ने जो भी लिखा वो हम आज तक उसको पढ़ लिए हैं और सब कुछ हमें लिखित स्रोतों से मिलता है। ऐतिहासिक काल यह इतिहास का ऐसा कालखंड है, यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया था, अर्थात लिपि का विकास हो गया था, अर्थात लिपि का विकास हो गया था। और उस लिपि को आज पढ़ भी लिया गया है। जब लिपि को पढ़ लिया जाएगा, आदमी पढ़ा लिखा हो जाएगा तो उसको सभ्य कहा जाएगा। तो इस काल का मानव सभ्य था, इस काल का मानव पूर्णतः सभ्य था। वैदिक काल के बाद के समय को अर्थात महाजनपद काल ब्रैकेट में 600 ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल माना जाता है।
तीसरा है ऐतिहासिक काल। यह इतिहास का ऐसा कालखंड है जब मानव ने लिखना पढ़ना सीख लिया था। जब सीख लिया था तो अर्थात लिपि का विकास हो गया था और उस लिपि को आज पढ़ भी लिया गया है। जब कोई लिखना पढ़ना जान जाता है तो उसको सभ्य कहने लगते हैं। इसलिए इस काल का मानव पूर्णतः सभ्य माना गया है। वैदिक, इसके अंतर्गत वैदिक काल के बाद के समय को लेंगे। महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व के बाद जो भी समय आएगा, जितना भी इतिहास होगा, उसे ऐतिहासिक काल के अंतर्गत गिनेंगे।